जय श्री कृष्णा। जितम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 12th आर्ट का विषय राजनीति विज्ञान पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, अध्याय दूसरा, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें हमने पहले पढ़ा था कि आज़ादी के बाद में चुनाव आयोग की क्या व्यवस्था है, चुनाव आयोग का गठन और चुनाव प्रक्रिया हमने पढ़ी थी। साथ ही हमने पढ़ा था कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा जो कि आपकी सामाजिक पार्टी के रूप में। आज हम पढ़ेंगे गुटों में तालमेल और सहनशीलता। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुटों में तालमेल व सहनशीलता। ये आज हमारा टॉपिक है। तो हमने ये देखा था कि किस तरह से कांग्रेस की पार्टी में रेडिकल लोग थे, किस तरह से रिवोल्यूशनल लोग थे, आर्थिक क्षेत्र वाले लोग थे, राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग थे, सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, गरीब थे, शिक्षित थे, अशिक्षित थे, सारे लोग थे। इसलिए जब जिस पार्टी में इतने सारे लोगों का अगर तालमेल है, एक साथ रहते हैं, तो उनमें एक निश्चित तालमेल होना भी जरूरी है। उस तालमेल के बगैर कोई भी कार्य नहीं होगा। और अगर इतने सारे संगठनों और इतने सारी विचारधाराओं के लोग अगर रहते हैं और इन विचारधाराओं के लोगों को रहने के साथ ही उनमें एक सहनशीलता भी होनी चाहिए ताकि वो संगठन चला सके। कांग्रेस के गठबंधन ने स्वभाव से उसे एक असाधारण ताकत दी। पहली बात तो यह है भी आए कि गठबंधन अपने आप में शामिल कर लेता है, इसी कारण गठबंधन को अतिवादी रूप अपनाने से बचाना होता है। अब जब कोई भी गठबंधन में शामिल होता है, गठबंधन में शामिल होने के लिए आपको अतिवादी विचारधारा से बचना होता है। क्या होता है? बचना होता है। जब आप किसी में शामिल होते हैं तो आपको अपनी जो अतिवादी विचारधारा है उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप किसी संगठन में शामिल हो सकोगे, नहीं तो आप उसमें नहीं चलोगे। और दूसरा, संगठन में समझौते के रास्ते पर चलना होता है और सर्वसमावेशी होना चाहिए। दूसरा होता है गठबंधन में हमेशा समझौता की नीति चलती है। क्या चलती है? और क्या होता है? सर्व समावेशी होना चाहिए, सर्व समावेशी होना चाहिए। ये गठबंधन की क्वालिटियां हैं ताकि आपके गठबंधन से अलग होने की या गठबंधन टूटने की नौबत न आए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तिगत नेताओं की महत्वाकांक्षाएं और उसमें समाई जाती हैं और उससे गठबंधन में जो दरार पड़ जाती है। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया था और आज़ादी मिलने के बाद भी इस बात पर अमल जारी रखा। इसी कारण अगर कोई समूह के रूप से अथवा सत्ता के प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो तब भी वह पार्टी में ही बना रहता था। पार्टी को छोड़कर विपक्ष की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने से बेहतर समझा जाता था। पार्टी के अंदर मौजूदा विभिन्न समूह गुट कहे जाते थे और पार्टी के अंदर ही कांग्रेस पार्टी में जो हम वर्चस्व पढ़ रहे थे तो उसमें पार्टी में ही अलग अलग गुट थे। क्या थे? अलग अलग गुट थे। क्या थे? अलग अलग गुट थे। उन गुटों का भी बोलबाला था, यानी वर्चस्व था, समूह थे।
गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा मिल रहा था। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारात्मक सरोकारों की वजह से बने थे, लेकिन अक्सर गुटों के बनने की जो बात होती थी वो आपकी पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी। गुटों के बनने का कारण था, इनके गुटों के बनने का जो कारण था वो लगभग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। क्या महत्वाकांक्षा? ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की कोई पद या सरकार में हिस्सेदारी मिलेगी। ऐसे ही अनुरूधी गुट कांग्रेस को कमजोरी बनाने की बजाय उसकी ताकत साबित हुई। पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी, इसलिए विभिन्न विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। पार्टी के बाहर निकलकर नई पार्टी बनाना इन्हें बेहतर नहीं लगा। कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयां विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थी और प्रांतों में जो हम पढ़ रहे थे कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर, जो उनकी प्रांतों में संगठन या कांग्रेस, प्रांतों में कांग्रेस विभिन्न गुटों से मिलकर बनी थी, मिलकर बनी थी। कांग्रेस में विभिन्न गुटों से प्रांतों में उस दौर में अलग अलग नेताओं के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी, अलग अलग नेताओं के पीछे कुछ उसके सदस्य होते थे, गुटबाजी होती थी और वो सब मिलकर एक कांग्रेस का निर्माण करते थे। इसी विचारधारा के कारण कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यम वर्ग की पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहती थी और नीतियों के फैसले अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती थी। ये पार्टियां सत्ता की वास्तविक इस्तेमालों से खुश होती थी और उस जमाने में कांग्रेस के दौर में विपक्ष सत्ता से कोसों दूर, उनका कहीं कोई कोसों दूर थी। सत्ता में उनकी कहीं भागीदारी नहीं थी और ना सत्ता में उनकी भागीदारी का कोई हिस्सा लग रहा था। और चुनावी प्रतिस्पर्धा से बचने के कारण दशक में कांग्रेस में शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति में इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस प्रणाली कहते हैं, जिसमें सब तरह के लोग थे और सब अपने अपने गुटों के हिसाब से रहते थे इस तरह से। अब जब कांग्रेस प्रणाली में इस तरह के लोग थे तो विपक्ष की पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ? क्या हुआ? विपक्ष की पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ? फिर हम अलग अलग राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे कि कांग्रेस के साथ उस जमाने में कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां थी। विपक्षी पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ? जैसा कि आपने देखा है कि इस दौर में विपक्षी पार्टियां नहीं थी, सिर्फ गुटबाजी थी और कांग्रेस के अंदर ही अनुरूधी गुट थे। अन्य पार्टियां भी अपना बहुदलीय लोकतंत्र और अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां भी देखने को मिली थी। इसी से कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से पहले ही बन चुकी थी और इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति। कुछ पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां थी उनमें कुछ पार्टियां, कुछ दल 1952 के चुनाव से पहले थे। कुछ 60 और 70 के, कुछ हैं जो 60 और 70 के दशक में बने। क्या बने? दशक में बनी थे। ये दो तरह के हमारे यहाँ विपक्ष के मामले थे। आज भी लगभग गैर कांग्रेस पार्टियों की जड़ 1950 के दशक की किसी न किसी पार्टी है और आज भी जो वर्तमान में जो पार्टियां हैं, क्या हैं? वर्तमान में जो पार्टियां
1950 के दशक में, क्या है, दशक के किसी भाग में, मतलब या भाग में कहीं कहीं उनका उद्भव आज भी इसी के कारण, क्या है, उद्भव वहाँ भी उनका यही हुआ है। यानी आज भी हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को देख लें जो नई बनी है, उनमें से अधिकांश पार्टियों का जड़ें आज भी हमें 1950 के दशक की जो राजनीतिक पार्टियां थी, जिस तरह से आप कह सकते हो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करते हैं तो ये 1952 के दौर में जो पहले से बनी थी जनसंघ, उसमें इसकी जड़ें हैं। और भी कई ऐसी पार्टियां हैं। हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका अगर निभाई तो इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहार की सुनिश्चित आलोचना की। इस आलोचना के सिद्धांतों का बल होता है। विपक्षी दलों ने शासन पर अंकुश रखा और बदुआ दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विप्लव की भी स्वतंत्रताएं हैं जो बहुत कम थी जीवित रखा। ऐसे ही दलों के व्यवस्थाजन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनाने से रोका। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। कई ऐसे राजनीतिक दल थे जिन्होंने जो राजनीतिक दलों में भूमिकाएं निभाई। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने के नेताओं के बीच पारंपरिक सम्मान का गहरा भाव था। क्या था? पहले शुरुआत के दौर में कांग्रेस व विपक्षी दलों के नेताओं में सम्मान भाव था। क्या था? सम्मान भाव था। क्या था? और वो भी गहरा। कैसा? गहरा। यानी विपक्ष के लोगों का भी सत्ता पक्ष के लोग या कांग्रेस के उस दौर के प्रभुत्व के लोग सम्मान करते थे और गहरा है जो उनसे लगाव रखते थे। ये नहीं था कि विपक्ष है तो उसको है या निम्न दृष्टि से देखा जा सकता था या उनको औचित्यहीन समझा जाता था। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला। इसके पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी। जब हमारी अंतरिम सरकार में जो मंत्री थे, क्या थे? मंत्री बने, उनमें विपक्ष को भी महत्व था। क्या महत्व था या हिस्सा था? जिसमें पहला नाम था डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। कौन? B.R. अम्बेडकर। और दूसरा नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन सा? मुखर्जी। ये दोनों विपक्ष के नेता थे, लेकिन नेहरू मंत्रिमंडल में जो अंतरिम सरकार थी उनमें इन लोगों को भी जो मंत्री पद से नवाजा गया। इतना विपक्ष के प्रति उस दौर में भी सम्मान भाव था। जवाहरलाल नेहरू ने अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को शामिल होने का भी न्योता दिया और अनेक समाजवादी नेताओं को भी, जिसमें डॉक्टर आपका समाजवादी नेता हैं दूसरे जो उस दौर के सबसे प्रमुख समाजवादी थे वो थे जयप्रकाश नारायण, J.P. नारायण। कौन? J.P. नारायण को भी जो आग्रह किया था, आग्रह किया था, हालांकि उन्होंने ये पद स्वीकार नहीं किया था। इस तरह देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था। उसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह और हितों के लोग आकर्षित होते गए। एक सामाजिक और विचारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई और इस
कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त मिल प्राप्त थी। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की सपना क्षमता अपने जैसे घटी, वैसे दूसरे राजनीतिक दलों को महत्व मिलना शुरू हुआ। राजनीति में सिर्फ एक दौर में रहा, इसके आगे हम और भी कई चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम कल हैं जो इसके एक दूसरे दौर में पढ़ेंगे कि किस तरह से कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियों का उद्भव हुआ, किस तरह से उस दौर में सामाजिक पार्टियां थी, कौन उसके आंदोलन करता थे। उसी के साथ हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि सिंडिकेट क्या थी, सिंडिकेट के नेता कौन थे, कांग्रेस प्रणाली का सिस्टम क्या था, के कामराज योजना क्या थी। इस तरह से हम कांग्रेस का जो समावेश है वो चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।